नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारा हिंदुस्तान गम में डूबा हुआ है। एक तो आप देखेंगे कि पहलगाम में जिस अंदाज में दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई और वहाँ पर 26 बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, और उसमें आपको बता दें कि वहाँ के एक मुकामी घोड़सवारी करवाने वाले जो नौजवान थे, 30 साल आदिल हुसैन शाह, उनके घर में भी कोहराम मचा हुआ है, मातम सफ़े मातम बिछी हुई है। और वहाँ पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा है कि उन्होंने, आदिल ने अपनी जान की कुर्बानी देकर कई सयाहों की जान बचाई है। तो बहरहाल हम पहलगाम की बात करते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो अपने नुक्ते उरूज पर पहुँच चुकी है, और ऐसे में आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि दोनों तरफ यानी सरहद की दोनों पार क्या हालात हैं। इसी दौरान खबर आई है कि लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ख़त कब्ज़ा पर आप देखेंगे कि कई मुकामात पर हिंदुस्तान और पाकिस्तानी फौजियों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। पाकिस्तानी फौज ने फायरिंग की, हिंदुस्तानी फौज ने उसका जवाब भी दिया है। और एक अहम बात यह है कि जहाँ पर हिंदुस्तान ने सिंध तास आबी माहे को मअतल कर दिया है, मअतल करके पाकिस्तान को परेशानी में डाल दिया है। पाकिस्तान परेशान है, उलझन का शिकार है, और पाकिस्तान में भी जो काबीना है, मरकज़ी काबीना वहाँ का इजलास मुनक़िद हुआ और हिंदुस्तान पर भी कई एक जवाबी इक़दाम करने का ऐलान किया गया है। और नाज़रीन, एक खबर बहुत अहम है और ख़ास तौर पे इल्मी लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको बता दूं कि इल्म जो है उम्र नहीं देखता, मज़हब नहीं देखता, और न ही रंग व नस्ल देखता है, न ज़ात पात देखता है। तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश में SSC इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि एक बाप और बेटी दोनों इस साल कामयाब हुए हैं। बाप ने तकरीबन बेटी से 10 नंबरात ज़्यादा हासिल किए हैं, यानी बाप शब्बीर के बारे में कहा जा रहा है कि उसने 319 और उसकी बेटी ने 309 नंबरात हासिल किए हैं। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी मिसाल है। शब्बीर ने अपनी बेटी के साथ कामयाबी हासिल करते हुए एक अच्छी मिसाल कायम कर दी कि इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई क़ैद नहीं है। वैसे भी नाज़रीन, दिल्ली में अगर देखें तो आपको बता दें कि जहाँ तक इस्लाम में दहशतगर्दी का सवाल है, अक्सर दुश्मन ये सब इल्ज़ाम आयद करते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि आप चैट GPT पर जाएं, गौर पर जाएं और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं और आप ये सवाल करें कि इस्लाम के बारे में सवाल करें, पैगम्बर इस्लाम के बारे में सवाल करें, तो आपको एक जवाब मिलेगा, मुश्तरका जवाब मिलेगा, और वो ये होगा कि दुनिया की बेहतरीन शख्सियत, बाअखलाक शख्सियत और जिनके अखलाक की वजह से इस्लाम फैला है, वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बहरहाल आपको बता दें कि इस्लाम में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं है और बेगुनाहों का कत्ल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक इंसान का कत्ल सारे इंसानियत का कत्ल है। ये बात आपको बता दें कि IMCR दिल्ली में एक ताज़ियती नशस्त का एहतमाम किया गया था। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब और आप देखें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी के साथ साथ हमारे तेलंगाना के MLC जनाब आमिर अली खान ने ये बात कही है, और ख़तीब व आइमा मौज़नीन से गुजारिश की है कि जुमे के मौके पर दहशत गर्दाना हमलों की मजम्मत करें। तो बहरहाल ये खबरें हमारे पास है, लेकिन एक और खबर हम आपको सुनाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में। वो ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC उम्मीदवार रियाजुल हसन अफंदी ने BJP उम्मीदवार को शिकस्त दे दी। उन्होंने 63 वोट हासिल किए, 63 यानी 63 वोट हासिल किए, जबकि BJP का उम्मीदवार सिर्फ 25 वोट हासिल कर सका। और एक अहम खबर यह है कि जॉइंट एक्शन कमेटी ने, जिसमें कई जमातें शामिल थी, उन्होंने 26 तारीख को यानी 26 अप्रैल को इंदिरा पार्क पर एक मिलियन मार्च के एहतमाम का ऐलान किया था ताकि वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। लेकिन हैदराबाद पुलिस ने उसकी इजाज़त नहीं दी और कहा कि इससे ट्रैफिक दरहम बरहम हो जाएगी। ताहम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो अहदेदार हैं उनका कहना है कि ये कुछ नहीं बल्कि सिर्फ सियासी दबाव के तहत इसे इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन हम आपको 29 अप्रैल तक टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, उसके बाद हम खुद ऐलान कर लेंगे, जो होता देखा जाएगा। तो बहरहाल ये अशर यासिर मेरे साथ हैं और हम आपको लिए चलते हैं अशर यासिर की तरफ। अशर यासिर, आप देखेंगे कि किस तरह पहलगाम वाक़े ने एक हलचल मचा दी है। खुद अमेरिका की एक अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये मिलिटेंट ने और वहाँ के जो मुकामी लोगों ने ये काम किया है, तो अमेरिकी हुकूमत ने उस पर शदीद तनकीद की। कहा कि मिलिटेंट ने नहीं बल्कि आपको
लफ्ज़ दहशतगर्द इस्तेमाल करना चाहिए था। तो बहरहाल इसराइल के मामले में जो हो रहा है वहाँ फिर दहशतगर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों नहीं होता? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये कि इज़राइल के साथ में बैठे हुए हैं वो, और उन चीज़ों पे क्योंकि उनका फ़ायदा हो रहा है वहाँ से पूरी तरह से। अभी जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो नेतन्याहू ही है। तो वो इस वजह से उधर नहीं बोलते हैं वो। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें कि जो पहलगाम में हुआ था उसको लेकर के कल एक मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें देश के जो माइनॉरिटी मिनिस्टर ने किरण रिजिजू, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हम ये मानते हैं कि हमसे चूक हुई है और हम इस चूक के बारे में जो है वो कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद घटना है। लेकिन उस मीटिंग में जो मौजूद थे हमारे देश के डिफेंस जो कि क्योंकि रीज़न ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे नहीं और डिफेंस मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह, ये सारे मौजूद थे। लेकिन इन दोनों की जवाबदेही के अलावा जवाबदेही जो इनकी बनती है, जवाब देने के लिए माइनॉरिटी मिनिस्टर सामने आए। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वो है गंदी कि आप जो हैं जिनकी गलती होती है वो क्यों नहीं सामने आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। और देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कल बिहार में जाके इंग्लिश में वहाँ पे जो है लोगों को धमकी दे रहे थे, पाकिस्तान को। आप ये देखिए कि आप कहाँ पे मौजूद हैं और आप एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हैं जो पूरा देश गम में डूबा हुआ है और वो आपके साथ हंस के बातें कर रहे हैं। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। और आप ही के कुछ IT सेल वाले एक वीडियो जारी करके, एक फोटो जारी करके बता रहे थे कि जो कश्मीर में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे वो हंस रहे थे। फिर आप ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे ये क्या था, जो नीतीश कुमार कर रहे थे वो क्या था, या बीजेपी के और जो लीडर्स हैं। जिस दिन ये घटना हुई उसी दिन उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि जेट डिफेंस के लिए जो है वहाँ पे जो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, उनकी अध्यक्षता में वहाँ पे गाने हो रहे थे, डांस हो रहा था, अफसोस की बात और सब हंस रहे थे। तो अगर ये किसी और स्टेट में के लोग करते जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ना होती तो आज, और जो हमारा दरबारी मीडिया है वो इसको दिन रात चला चला के लोगों के जहन में चीज़ भर देता कि ये लोग मानते नहीं उन चीज़ों को। जी हाँ, जी हाँ। जिस तरह से कल हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री बिहार गए, उनको कश्मीर जाना चाहिए था लेकिन वो बिहार गए। बिहार में जाकर के उन्होंने रैली की। रैली में उन्होंने इंग्लिश में एक बयान दिया कि हम जो है आपको छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन के मारेंगे अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो। लेकिन क्या आपको वो दौरा कैंसिल नहीं करना चाहिए था जब देश में इस तरह की चीज़ हुई है? आप देखिए कि आपने ये बोला कि हम वहाँ से दौरा, सऊदी अरब से दौरा छोटा करके यहाँ आ गए, लेकिन यहाँ आके आपने क्या किया? लोगों को बताने के लिए आए थे आप। लोगों को बताने के लिए आए थे और देश और दुनिया में एक ये संदेश देने के लिए आए थे कि हाँ मैं लीडर हूँ, मैं इतना समझ रखता हूँ। अगर आप इतने ही समझदार, इतने ही जिम्मेदार हैं तो आपको वो रैली कैंसिल करनी चाहिए थी, ऑल पार्टी मीटिंग में आके बैठना चाहिए था और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताना चाहिए था कि हमारी गलती है। जिस तरह कल माइनॉरिटी मिनिस्टर ने बताया है कि ये हमसे चूक हुई है, तो आपको भी ये बताना चाहिए था। और सर जो वीडियोस अभी सामने आ रही हैं, जो ट्वीट सामने आ रहे हैं, उसमें चीज़ दिख रही है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कैंसिल हुआ था कश्मीर का, उसके बाद RSS का एक ट्विटर हैंडल है पंचजन, जिसने इस चीज़ को ब्रेक किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कश्मीर का कैंसिल हुआ है, गृह मंत्री और JP नड्डा में मुलाकात हुई है, इसका मतलब कश्मीर में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, जी हाँ। ये सारी चीज़ें होने के साथ आपको इनपुट्स भी मिले हुए थे, फिर भी आपने वहाँ पे फोर्सेज नहीं तैनात की। तो ये गलती आपकी गलती नहीं, ये आप ये ना कहें कि हमसे चूक हुई है, इसके लिए आपको माफ़ी मांगनी होगी। और जिस तरह कल हमने देखा कि जहाँ जहाँ भी जो लोग शहीद हुए उनकी जब बॉडीज़ पहुँची तो उनके घर वालों ने यही कहा है कि ये आपने क्या किया, इसमें सरकार जो है विफल रही है, ये आपका फेलियर है। तो जिस तरह से चीज़ें चल रही देश में, सिर्फ एक चीज़ को उठा लेना कि उन्होंने धर्म पूछा था, जाति नहीं। जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उनको भी कल अगर वो अपने आप को देखेंगे तो शायद शर्म आएगी कि हमने किन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दिया, जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी उनको हमने साइड कर दिया।
बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कश्मीर का सवाल है, कश्मीरियों को सीने से लगाना ज़रूरी है, उन्हें बगलगीर होना उनसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको हम दूर कर देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और आपको ये भी बता दूं कि जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जहाँ तक चीन का सवाल है, जब भी कोई वाक़या होता है तो मोदी हुकूमत जवाबदेही से कतराने लगती है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि अगर कोई कामयाबी मिलती है तो मोदी कहते हैं कि मैं ज़िम्मेदार हूँ, मोदी के भक्त कहते हैं कि मोदी ज़िम्मेदार है, और बीजेपी कायदीन कहते हैं कि मोदी ज़िम्मेदार है इस कामयाबी के लिए, और उसका सहरा मोदी के सर जाता है। लेकिन आप पुलवामा में देखेंगे कि 40 से ज़ायद हमारे यानी सीआरपीएफ के सिपाही मारे जाते हैं और आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं होते, और वज़ीर आज़म इसको जवाबदेही के अमल से भागते हैं या फरार हो जाते हैं। तो कम से कम वज़ीर आज़म का ये अखलाकी फरीज़ा बनता है कि भाई हमने अखलाकी बुनियाद पर तो इस्तीफ़ा दे देते। ये सवाल अब बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ता जा रहा है। खुद अमित शाह से कहा जा रहा है कि ज़रा शर्म कीजिए, इस्तीफ़ा दे दीजिए, क्योंकि शिवराज पाटिल ने देखा कि किस तरह वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से 2008 में जब मुंबई दहशतगर्दाना हमला के वाक़यात पेश आते हैं तो अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। कब तक तुम इस तरह अपने ओहदे से चिपके रहोगे और जहर फैलाते रहोगे? क्योंकि आप देखेंगे कि अमित शाह की जो यानी बयानबाजी होती है, मोदी जी की जो बयानबाजी होती है, अगर उसका रिकॉर्ड निकाल कर उसका जायज़ा लिया जाए तो पता चलेगा कि इन्होंने अक़लियतों के खिलाफ किस कदर बातें की थी, किस कदर बकवास की थी। अब मोदी जी को ये चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि सारी अपोजिशन कर रही है, कि जवाबदेही का जो अमल है उसको जवाबदेही तय करने के लिए आगे बढ़ा जाना चाहिए कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। मोदी जी का आजकल आपको बता दूं कि एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो आप देखेंगे कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दाना वाक़यात हो रहे हैं तो यूपीए हुकूमत क्या कर रही है, सरहदों से कैसे आरडीएक्स आ रहा है, सरहदों से कैसे दहशतगर्द आ रहे हैं, उस पर गौर करने की जरूरत है, ये मोदी जी कह रहे हैं। तो अब जो वाक़यात मोदी जी के हुए हैं, एक नहीं दो नहीं बल्कि दर्जनों वाक़यात मोदी जी के दौरे हुकूमत में हुए हैं, तो ये तीसरी मियाद चल रही है। आप खुद रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, कश्मीर में कितने वाक़यात दहशतगर्दाना पेश आए हैं, कितने फ़िरका वाराना फसादात के वाक़यात पेश आए हैं, कितने किसानों ने खुदकुशी की है, कितने नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियों का खात्मा कर लिया रोज़गार ना मिलने की वजह से, और कितनी ख़वातीन की इस्मत रेज़ियाँ हुई हैं। आप खुद चेक कर सकते हैं। आज सारी दुनिया में यानी गूगल पे जाइए या फिर आप पुराना रिकॉर्ड निकालिए, आर्काइव में जाइए, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन मोदी जी के जो लोग हैं या भक्त हैं, खुद मोदी जी हैं, वो जवाबदेही का अमल जो तय करना था वो तय नहीं करते। करना चाहिए, लेकिन आपको बता दूं कि जो गोदी मीडिया है वो अजीब व गरीब बातें कर रहा है, जबकि वो आपको बता दूं कि बहुत अहम शख्सियत हैं सैयद आलम शाह हुसैन, उनको जो है आदिल शाह हुसैन, उनको फरामोश कर चुका है। 30 साल नौजवान है और अपने घर के लिए कमाई करने वाला वाहिद शख्स है, और वो सयाहों को बचाने की कोशिश में शहीद हो जाता है, लेकिन गोदी मीडिया उस पर तवज्जो नहीं देता। और आपको बता दूं कि गोदी मीडिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी नाकामियों का एहसास दिलाने के बजाय जब इंटरव्यू की बात आती है तो पूछता है कि मोदी जी आप आम खाते हैं तो चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं? ये कोई सवाल हुआ? मोदी जी से तो ये पूछना चाहिए, जिस तरह मैं सलाम करता हूं सुब्रमण्यम स्वामी को, बीजेपी के साबिक रुकन पार्लियामेंट है, और आपको बता दूं कि 6 मरतबा ये साहब एमपी रह चुके हैं और मरकजी वजीर रह चुके हैं। वो कहते हैं कि 2000 मुरब्बा किलोमीटर हिंदुस्तान की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी जी में ये हिम्मत नहीं है, ये जुर्रत नहीं है कि वो ये बात कर सके कि आखिर चीन ने ऐसा क्यों किया है, और कहते हैं कि 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे। जबकि सुब्रमण्यम स्वामी जो तुम्हारा अपना आदमी है, बीजेपी का आदमी है, वो कह रहा है कि 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर बीजेपी यानी बेजिंग ने यानी चीन ने कब्जा कर लिया है। तो तुम्हारी हिम्मत कहां गई है, तुम्हारी जुर्रत कहां गई है, और तुम्हारे जो बयानात, तुम्हारे दावे कहां हैं, वो कहां गए हैं? इसका जवाब क्यों नहीं देते? सुब्रमण्यम स्वामी ये सवाल करता है लेकिन मोदी जी जवाब नहीं देते। तो इसका मतलब यह है कि तुम नाकाम हो चुके हो, नाकाम हो चुके हो। और देखिए, जब आपने बोला कि हमारे देश का जो एक तबका है जो सहाफ़त कर रहा है, जो दरबारी सहाफ़ी हैं, उनमें उन्होंने अभी तक ये क्यों नहीं पूछा कि जब 370 हटाया गया था उस दौरान देश के गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया था, वो कहा था कि अब टेररिस्ट जो हैं वो नहीं आएंगे, जो टेरर अटैक होते थे वो नहीं होंगे। उसके बाद देश के उससे पहले देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी, उसमें यही बात कही थी कि जो हम नोटबंदी करें जिससे जो है टेरर अटैक ख़त्म होगा, उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो अब ये सारे सवाल आपको करने चाहिए। आपको ये सवाल करना चाहिए कि जब आपके पास इनपुट थे,
आपके कुछ मीडिया चैनल्स ने यह भी दिखाया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था वो कैंसिल किया गया था। इन सब चीज़ों पे बात नहीं की जा रही, बात सिर्फ इसी चीज़ पे की जा रही है कि उन्होंने धन पूछा था, जाति नहीं। तो ये देखिए, जो होते हैं सहाफ़ी, उनका काम होता है चीज़ों को बैलेंस करके चलना और कुछ ऐसी न्यूज़ कोई ब्रेक नहीं करनी जिसकी पुष्टि ना हुई हो। लेकिन यहाँ पे रीज़न ये है कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को बाहर कर दो, और वो अगर एक समाज के लिए हो। सर, यहाँ तक देखने को मिला है वहाँ पे कश्मीर में अभी कि तुम्हारा तो एक ही मरा था, यहाँ तो काफ़ी मर गए। जी हाँ, जी हाँ। मतलब तुम्हारा इन द सेंस कि मुस्लिम एक मरा था और नॉन मुस्लिम ज्यादा मर गए। तो ये क्या है? ये एक जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, अफसोस की बात है। ये एक जर्नलिस्ट है जो वहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो एक मरा, यहाँ तो कई मर गए। तो आप ये देखिए कि मेंटेलिटी आपकी कहाँ चली गई है। और आप बीजेपी को सीधे सीधे जवाबदेही ना ठहरा करके अवाम को जवाबदेही ठहरा रहे हैं कि उनकी गलती है। और फिर आप ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि जो आपकी सरहदें उसकी रक्षा कौन करता है, उसकी जिम्मेदारी किस पे होती है, देश की आर्मी की जिम्मेदारी किस पे होती है। लेकिन जवाब देने के लिए आ रहे हैं किरण रिजिजू, जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है। सहाफ़ी अगर ये कह रहा है तो मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी हरगिज़ नहीं है, वो खुद दहशतगर्द है। वो इस तरह की बात करता है। मजहबी खतूत पर किसी को तकसीम नहीं करना चाहिए। इंसान इंसान होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। अगर कोई मरता है तो उसके घर वालों को एहसास होता है, वो गम का, दर्द का, कर्ब व अलम का जो एहसास होता है उसके घर वाले महसूस कर सकते हैं। तुम क्या महसूस करते हो? तुम तो तलबे चाटते हो। इस तरह के जो तलबे चाटू होते हैं उसी की वजह से आज हिंदुस्तान की यह हालत हो गई है। आप अंदाजा कीजिए कि सरहदें महफूज नहीं है और मोदी जी कहते हैं कि एक इंच जमीन कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो आप अंदाजा कीजिए क्या सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहा है? अगर सुब्रमण्यम स्वामी झूठ बोल रहा है तो फिर उसे सजा क्यों नहीं दी जाती, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता? जबकि आप देखेंगे AIUDF के जो रुकने असेंबली है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अमीनुल इस्लाम को, क्योंकि वो पहलगाम यानी दहशतगर्दाना हमले के सिलसिले में कुछ बयान देता है। आप उस बयान को कबूल करते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी जो बबांगे दहल चीख चीख कर कह रहा है कि चीन ने हमारी 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है और मोदी ने मदर इंडिया के साथ धोखा किया है, दगा दिया है, मां हिंदुस्तानी मदर इंडिया को यानी मादर वतन को धोखा दिया है, गद्दारी की है। हद तो यह है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा है कि हिजड़ा सियासत चलने वाली नहीं है। तो क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती? अगर इसका मतलब यह है कि अगर उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो सुब्रमण्यम स्वामी के बयान में सच्चाई है, जिसकी वजह से मोदी हुकूमत डर रही है और परेशानी का इजहार कर रही है और उन पर हाथ डालने से घबरा रही है। बिल्कुल सही। जिस तरह से इस देश के मीडिया को जो सवाल करने चाहिए वो नहीं कर रहा। इस दौरान कई खबरें ये भी सामने आ रही कि कश्मीर से रिलेटेड जो बच्चे खासकर उत्तराखंड में जो लोग पढ़ रहे हैं उनको निकालने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं और उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, उनके सामने उनके खिलाफ उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं। और कल भी एक वीडियो सामने आया जिसमें गौरक्षा के नाम पर 2 लोगों को मारा गया। जी। एक को मार दिया गया, उसके बाद वो बचाने गया तो दूसरे को मारा गया, और ये गौरक्षा के नाम पे नाम पूछ के मारा गया है कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर भी हम नहीं कहते, फिर भी हम नहीं कह रहे हैं क्योंकि इंसानियत मर रही ना वहाँ पे। हम उस पर जो है धर्म की राजनीति नहीं करेंगे। रीजन ये है कि जब कुछ गोदी मीडिया जिन्होंने असल में पढ़ाई नहीं की है सर, सहाफत की पढ़ाई नहीं की है, बोल बोल के यहाँ तक पहुंचे तो उन्हें एथिक्स के बारे में नहीं पता। मीडिया एथिक्स क्या होती हैं, मीडिया एथिक्स क्या होती है, इंसानियत क्या होती है, अखलाक क्या होते हैं, इस बारे में नहीं पता। इस वजह से वो इस तरह की बातें करते हैं और उनके लिए फिर यही वर्ड आता है कि आप गोदी मीडिया, आप जो यहाँ तक पहुंचे हैं तो तलवे चाड़ के पहुंचे। आगे भी आप एज ए एंकर काम नहीं कर रहे हैं, आप एज ए पत्रकार काम नहीं करें, आप एज ए प्रवक्ता काम कर रहे हैं, आप ऐसे दलाल काम कर रहे हैं, आप एज ए ब्रोकर काम कर रहे हैं, मैं कहता हूं। क्योंकि अगर इस तरह के ये दलाल और ब्रोकर सहाफत में आ जाएंगे जो मीडिया एथिक्स और अखलाकियात के बारे में वाकिफ नहीं है, सिर्फ तलवे चाटना उनका काम है, तो इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। और यकीन मानिए कि अगर अच्छा मीडिया वही होता है जो हुकूमत को उसकी नाकामियों के लिए आईना दिखाए और बताए कि तुम यहां पर का नाकाम हो रहे हो। अब अंदाजा कीजिए कि अक्षय कुमार को जाकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं। यह सवाल नहीं करना चाहिए बस किसी भी वज़ीर आज़म से। वज़ीर आज़म से तो यह सवाल किया जाना चाहिए कि मोदी जी क्या आप सरहदों की हिफाजत में कामयाब हुए हैं। उनसे सवाल यह किया जाना चाहिए था कि मोदी जी 2000 मुरब्बा किलोमीटर जमीन, हिंदुस्तान की जो जमीन है उस पर चीन ने कब्जा कर लिया है, तो आपकी कमजोरी ने यह इसे बढ़ावा दिया हुआ है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मोदी जी आपने वादा
वादा किया था कि हिंदुस्तान में सालाना 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे और आपने रोजगार नहीं दिया तो आपने वादा खिलाफी की है। मोदी जी, आपने 15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में डालने का वादा किया था, वो वादा आपने पूरा क्यों नहीं किया? मोदी जी, आज हिंदुस्तान में हर घंटा कई खवातीन की इस्मत रेजी होती है, उस पर ख्वाबों क्यों नहीं पाया गया? ये सवाल अगर करते तो हम उन्हें सलाम करते, लेकिन ये बेचारा जाता है तलवे चाटते हुए कहता है, मोदी जी आप आम चूस कर खाते हैं या चाट कर खाते हैं या काट कर खाते हैं? ये सवाल नहीं होता, ये बददियानती है, ये सहाफत नहीं होती। बिल्कुल। और जिस तरह एक जर्नलिस्ट ने भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने भी कहा था आपकी एनर्जी कहाँ से आती है, जी। आप कौन सा ऐसा टॉनिक लेते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, इतना एनर्जेटिक रहते हैं, और उनकी एनर्जी कहाँ नजर आ गई उनको ये अभी तक सामने नहीं आया। हाँ, क्या एनर्जी है? जी कहाँ पे सामने आई है? कहाँ गई एनर्जी? पहलगाम वाकया हुआ, कहाँ गई थी मोदी जी की एनर्जी? पुलवामा वाकया हुआ, कहाँ गई थी मोदी जी की एनर्जी? बिल्कुल। और जिस तरह से आज जो खबर चल रही पहलगाम वाली, उसमें आज राहुल गांधी जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं और जम्मू कश्मीर जाके वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात करेंगे और वहाँ के हालात का जायज़ा लेंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पे भी कश्मीरी स्टूडेंट रह के पढ़ रहे हैं या कश्मीर के लोग वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही हैं इस वक्त कि कश्मीर के जो लोग कहीं भी रह रहे हैं, खासकर मुस्लिम, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है, उनके खिलाफ बयानबाजियां की जा रही हैं, उनको नोटिस दिए जा रहे हैं कि आप लोग घर या हॉस्टल जहां भी रहते हैं वो वैकेट करें। अरे मेरे भाई, अफसोस की बात यह है कि क्या कश्मीर हिंदुस्तानी नहीं है? क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? हम ये चैलेंज से कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का जुज़े लाइन फिक है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है, हिंदुस्तान का ताज है कश्मीर, और उसको अगर आप तबाह करना चाह रहे हैं तो फिर कश्मीरी तलबा को आप सता रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप कश्मीरियों को हिंदुस्तानी नहीं मानते, कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं मानते। यह एक अहम सवाल है, मरकजी हुकूमत को फौरी मुदाखलत करनी चाहिए। अच्छा हुआ कि कल कुल जमाती इजलास में एक करारदाद मंजूर की गई जिसमें यह बात की गई है कि कश्मीरी तलबा को सताया ना जाए, उन्हें हिरासा और परेशान ना किया जाए। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेजबान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।